मुसलमानों से ज्यादा वो देश के दुश्मन है। मनुवादी मानसिकता का पेट तभी भरता है। असली निशाना शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है। नीतीश कुमार जी को आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं करेंगे उनका खुद का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मनुस्मृति लागू होने की जो बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र में, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ तक कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। मैंने आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी है कि आप सभी को पता है कि मैं बिहार में गया था। जो बात मुझे प्रथम दृष्टया यहाँ बैठ के दिल्ली से लग रही थी कि ये एक आतंकवादी घटना है और ये एक उस आतंकवादी गतिविधि का, उस आतंकवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू सेना और इस जैसे संगठन जो पूरे देश को आतंकवादी गतिविधियों से एकदम भर रहे हैं, उसी में से एक घटना चक्र में ये था। और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आप सभी लोगों ने देखा कि जिस समय ये सब घटनाएं हो रही थी उसके तुरंत बाद अमित शाह साहब, देश के होम मिनिस्टर, वहाँ पहुँच के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि होम मिनिस्टर नहीं बल्कि हैंगमैन जैसी बातें लगती थी। उल्टा लटकाने की उन्होंने बात की बिहार में जाके, और इस भाषा का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि शायद उनको एचएम का मतलब लगता ही हैंगमैन है। लेकिन ज़रूरी, अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में मैं जाके खुद हैरान रह गया कि क्या ये आतंकवादी संगठन इतनी बहादुरी से, इतने निडरता से अपने कदमों के निशान अपने आतंकवादी घटनाओं के छोड़ देंगे। इस बात पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये एक ही प्रकार का घटना चक्र है और एक ही प्रकार के संस्कार हैं, जो संस्कार आप एक भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति ने, देश का एक सबसे अच्छा ऑफिसर और बहादुर ऑफिसर और कर्मठ ऑफिसर, वफादार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब थे, जो 26/11 के हमलों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन की थी जिसकी चार्जशीट फाइल हुई है। वो ये इन्वेस्टिगेशन थी कि अभिनव भारत नाम का एक वो संगठन चला रहा है, जिस संगठन का मकसद ये है कि देश में हिंदू मुसलमान झगड़े कराना, धर्म के नाम पे झगड़े कराना और इतनी अफरा तफरी का बॉम्ब ब्लास्ट करना और इतनी अफरा तफरी का माहौल बना देना कि देश की सेना और पुलिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए और वो तब देश की सेना को, भारत सरकार को अपने हथियारबंद बगावत करके, जिसमें वो विदेशी ताकतों का भी साथ लेंगे, भारत को ख़त्म करें और एक आर्यव्रत नाम का देश बनाएं। ये जो करकरे साहब हैं उनकी चार्जशीट का ये हिस्सा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है उसमें मुलजिम। यही कमोबेश उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बेसिकली चेंज नहीं की है। आज भी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही उसका नाम जो है आर्यव्रत, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन में खुला है। मनुस्मृति लागू होने की जो बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र में, वो मनुस्मृति भी लागू की जाएगी। ये भी इन लोगों की साजिश का हिस्सा है और उसी साजिश के तहत आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ तक कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी एक ही तरह के मेथड से हमले कराए जाते हैं। एक ही इकोसिस्टम इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीरपुरी में आपने देखा, वही सब बिहार शरीफ में भी हुआ। एक जुलूस निकल रहा होगा, धार्मिक जुलूस, उसमें ये अपने लोग, ट्रेन लोग, और अब इसके सबूत भी हमें मिल गए बिहार में भी। यहाँ तो हैं ही हमारे पास, दिल्ली में, बिहार के सबूत भी हम लोगों के हाथ लग गए। तो एक पीसफुल जुलूस निकल रहा है रामनवमी का,
उसमें ये आतंकवादी, ट्रेंड आतंकवादी जो एक ही तरह से ट्रेंड होते हैं, एक ही जगह के, एक ही तरह के हथियार होते हैं उनके पास, एक ही तरह के उनके नारे होते हैं, एक ही तरह के गमछे होते हैं और एक ही तरह का मेथड होता है। उन्होंने हमले किए और हमले शुरू होने के, देखिए कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे कि जो डीएम थे वहाँ के, उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी, अमन कमेटी। उसमें जो लोग वहाँ बैठ के रिसीव कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के और पानी भी पिला रहे थे, वहाँ से पानी पीने की जगह है वहाँ पे हुए एक कब्रिस्तान के बाहर, उनके ऊपर आके उनसे पहले कहा कि जय श्री राम के नारे लगा और वो जब और तुरंत उनके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। ऐसे शुरुआत हुई है इसकी। उसके बाद मस्जिद में आग, उसके बाद मस्जिद में हमला, उसके बाद मदरसे में आग, उसके बाद दुकानों पे आग, चुन चुन के मुस्लिम समुदाय के जगह दुकानें जलाई गई और कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय की बहुत गिनती की प्रॉपर्टीज़ भी जलाई गई। अब वो जानबूझ के साजिश का हिस्सा थी या उन्होंने बेध्यानी में जला दी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि जैसे दिल्ली की पुलिस जहांगीरपुरी में कर रही थी, और ये बहुत सबसे शॉकिंग बात मुझे लगी, तब मुझे ये समझ में आया कि जैसे दिल्ली की पुलिस पिछली बार जहांगीरपुरी में दिल्ली के जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो वायलेंस हुआ उसमें दिल्ली पुलिस के बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से शामिल थे इन आतंकवादियों के साथ। जैसे नंदकिशोर गुर्जर अपने पूरे लोग आतंकवादी भर भर के लाए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपनी बाद में सुंदर नगरी में पिछले साल एक सभा में माना भी कि मैं 2500 लोग लेके आया था। नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी एक सुंदर नगरी दिल्ली की स्पीच में यह कहा है कि हम 2,50,000 लोग दिल्ली की हिंसा में लेके आए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो लोकल डीएम, यहाँ तक के आरजेडी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका होटल भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जो दिल्ली में होता था, जहांगीरपुरी में जैसे हुआ कि इस तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, वही गतिविधि सारी बिहार शरीफ में भी वहाँ के डीएम ने, वहाँ के एसएसपी ने, वहाँ के एसपी ने, वहाँ के एसएचओ ने इस तरफ के लोगों की एफआईआर ही लिखने से मना कर दिया। बहुत मेहनत और लंबी मुशक्क़त के बाद ही लिखी गई। दूसरी बात, नामजद एफआईआर लिखने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बजरंग दल का नाम लिख के एफआईआर कराने में कामयाब हो गए। तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले, और अब जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज भी वहाँ पे, पहले तो मैं वहाँ गया तो वो मस्जिद को रिपेयर करने के लिए वहाँ कॉरपोरेशन के लोग आए हुए थे, तो मैंने जाके पूछा ये क्या हो रहा है, ये तो अपराध मिटाना है, ये तो 201 है। तो हमने जाके वो मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन सरकार का कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती कर रहा था मस्जिद की कमेटी की परमिशन के बगैर, उनकी विरोध के बगैर, वो रुकवाया। फिर अधिकारी और प्रशासन अधिकारी इस बात की ताकत लगा रहे थे कि ये जो मदरसे में जले हुए किताबें पड़ी हैं इनको हटा दिया जाए और इसकी साफ़ सफाई कर दी जाए और हम इसके ऊपर पैसा खर्च करके इसकी रिनोवेशन करा देते हैं। ये भी सबूत मिटाने जैसा काम है। सबूत मिटाने में यानी कि लोकल प्रशासन शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझ गया हूँ कि ये अमित शाह जी की जो वहाँ पे विजिट थी और जो लोकल प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट कहूँ या उन्हें वो आरएसएस और बीजेपी के वो प्लांटेड अधिकारी या उनका समर्थन करने वाले अधिकारी थे, वो पूरी ताकत इस बात की लगा रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार की बदनामी हो। पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात के लिए। और इस बात के लिए भी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार का नाम बदनाम हो, तेजस्वी यादव जी की सरकार, जो सरकार है डिप्टी सीएम है, उनका नाम बर्बाद हो। और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को मैं ये अब कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ध्यान से अपने चारों तरफ देख लें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा जो मैं ग्राउंड पे देख के आया हूँ वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे हो। ये उनकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, ये मैं अपने समझ से कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन चाणक्य अमित शाह जी की चालों का नुकसान तो नीतीश कुमार जी को, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए और इस सारे षड्यंत्र को रच के, इस आतंकवादी घटना को रच के भारतीय जनता पार्टी को वोट्स जो हैं बिहार में पोलराइज करने के लिए। बंगाल में भी यही पॉलिसी है ममता बनर्जी जी के खिलाफ और बिहार में भी यही पॉलिसी है। और इसी तरह की पॉलिसी आपने तमिलनाडु में भी देखी है। वहाँ एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे तमिल भाषी लोगों के खिलाफ हिंदू भाषी लोगों को किया जा रहा है, मतलब हिंदी भाषी जो बिहार के लोग हैं। यही साजिश मनीष कश्यप जो अरेस्ट हुआ था, कमोबेश इसी तरह की आतंकवादी साजिश में वो भी शामिल था। और ये सब चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे ही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान को ही होगा। भारत
की कमज़ोरी होने से। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी की सरकार जो सबूत मैं इकट्ठे करके लाया हूँ वहाँ से, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उनके एक ऑफिस भी है वहाँ पे मेन रोड पे, मैं ये भी देख के आया, उसके नीचे जो दुकान है वो उस दुकान को भी लूटा गया, उनके ऑफिस के एकदम नीचे बजरंग दल के ही कार्यकर्ताओं ने, और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता है कश्यप नाम से कुछ, वो दिल्ली जो बिहार के बजरंग दल के हेड हैं, वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए थे इन्हीं गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से, इसी तरह की आतंकवादी गतियों में लिप्त होने की वजह से। उन्होंने आते ही इस जो रामनवमी का जुलूस हुआ है उसमें भी उनकी मौजूदगी थी और वो भी उसमें शामिल पाए गए हैं, वो भी सबूत में इकट्ठे करके लाया। सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सबूत हैं, और भी दूसरे सबूत मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और ये भी उससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगरचे नीतीश कुमार की सरकार हमारी मदद करेगी तो हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ इस आतंकवाद की घटना का आतंकवादी मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आतंकवाद की इस घटना पे और आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए बजरंग दल को, क्योंकि दिल्ली में भी वही मौजूद थे, यूपी में भी वही मौजूद होते हैं हर जगह इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में, और दूसरी जगहों पे भी मौजूद होते हैं, तो हम इन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कराने में भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे अदालतों और कोर्ट के माध्यम से, अगर नीतीश कुमार जी की सरकार हमें मदद करेगी। और मदद हमें क्या चाहिए होती है? मदद हमारी सिर्फ ये है कि किसी एक पक्ष का पक्षपात नहीं करना, कोई भी पक्षपात नहीं करना है, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है वही कड़ाई से पालन करना है। कुछ ईमानदार ऑफिसर्स की एसआईटी बना दें नीतीश कुमार जी, और क्योंकि इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व हैं लोकल, और एमपी साहब तो खुद अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, वो एमपी हो गए, तो 120 धारा इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना उनके ऊपर कि वो तुरंत वहाँ कैसे पहुँच गए और इस प्रकार की भद्दी भाषा का, एग्रेसिव भाषा का प्रयोग क्यों किया उसी घटना चक्र का फ़ायदा उठा के, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि फास्ट ट्रैक तरीके से होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में ख़त्म, सबूत तो हम ही दे देंगे सारे, इसको आतंकवादी जो इन्होंने अपराध किया उसके सारे सबूत हम ही दे देंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी तो उसके पास और ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सबूत आ जाएंगे। केस साबित करने के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं आज। वहाँ के लोगों ने भी हमें वकील बनाने के लिए वकालतनामे साइन हो रहे हैं, तो हम तो अपने आप करेंगे ही कानूनी कार्रवाई से। अगर सरकार मदद करेगी तो ये चुटकी बजाते हो जाएगा काम, और पूरे देश को छुटकारा मिलेगा। मैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत ही अच्छे नेता हैं लालू यादव जी, उनकी सलाह पे चलेंगे तो वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र बनने की जो कार्रवाई थी, जो रथ यात्रा के द्वारा आडवाणी जी कर रहे थे, उन्होंने उसको रोका था, और 10 से 12-13 साल के लिए ये जो उनका जो घटना चक्र रुका था, पोस्टपोन हुआ था, वो लालू यादव जी की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो रथ यात्रा उन्होंने कड़ाई से कानून का पालन किया। वही हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सबूत हमारे पास हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छी करेगी तो बहुत ही आराम से सबूत और भी आ जाएंगे, और ये आतंकवादी संगठन और इनकी आतंकवादी घटनाएं, जिसमें प्रेस के लोग भी जो टीवी पे शामिल हैं, जो आधी अधूरी खबर दिखाते हैं, वो भी इसमें होंगे, जो उनके स्पोक्स पर्सन जो इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में आते हैं, जो इन घटनाओं को डिफेंड करते हैं, वो पुलिस के और सरकारी अधिकारी जो इस आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा है, वो भी पकड़े जाएंगे। सबके सबूत हम इकट्ठे कर लाएं, और जो इनके पीछे बैठे इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं आरएसएस के नागपुर में हेडक्वार्टर में आरएसएस के, वो भी 120B में इस गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे, और उन सभी के खिलाफ पूरे देश को बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और पाकिस्तान और चाइना के जो गंदे इरादे हैं देश को हमारे मज़हब के नाम पे लड़ाने के लिए, हिंदी भाषी को साउथ को नॉर्थ वालों से लड़ाने के लिए ये जो साजिश चल रही है, और एक अच्छा कदम स्टालिन साहब ने भी लिया है NSA लगा के, वो जो मनीष कश्यप है उन पे, बिहार में हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, तो बिहार में मैं एक ही सलाह दे के बात क्लिंच करना चाहता हूँ। अभी AK एंटनी जी के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बात जब AK एंटनी की रिपोर्ट आई थी,
ये बात हमने कांग्रेस हाईकमांड को, तब मैं कांग्रेस में ही था, बताई थी, बहुत ही साफ तौर पे बताई थी कि AK एंटनी साहब RSS के टच में हैं। RSS के इशारे पे उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसमें कांग्रेस की मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था। जो माइनॉरिटी तुष्टीकरण के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, आप सबको याद होगा, वो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट RSS के इशारे पे और उनके कहने पे आई थी। और आज उसका सबूत बिल्कुल सामने आ गया। 2 दिन पहले उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज भी कांग्रेस में भी और नीतीश कुमार जी की सरकार में भी उन्हीं के बहुत क्लोज लोग, जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो RSS के पेरोल पे हैं, RSS का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने अंदर के गद्दारों को, कुछ गद्दारों का पॉइंट आउट, मैं अपने यहाँ के जो सीनियर मजहबी रहनुमा है उनमें से भी मुट्ठी भर लोगों को पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये RSS के दलाल हैं। वैसे ही दलाल सरकारों के अंदर उन्होंने घुसा रखे हैं, सरकारी अफसरों के जैसे, और बहुत बड़े बड़े उनके जो सलाहकार हैं वो भी सब RSS के जो दलाल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। हमारी आधी लड़ाई तो इसी से सॉल्व हो जाएगी कि RSS के दलाल हमारे सभी नेता ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें। और नीतीश कुमार जी को तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पे खुद भी है कि कितना बड़ा उनके ऊपर प्लांट था, एक है ना, एक क्या नाम है उनका, कौन है वो सेफोलॉजिस्ट जो अभी वो बन गए, नेता बन के घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो RSS के प्लांट थे ना नीतीश कुमार जी के ऊपर। कितना नुकसान किया नीतीश कुमार जी का उन्होंने, और नीतीश कुमार जी उनकी पूरी सलाह पे चलते। तो RSS इतनी चालाक एक संगठन है जो सरदार पटेल साहब को धोखा देके अपना बैन हटवा सकती है, ये कह के कि हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है और संगठन मंत्री होता है भारतीय RSS का, और सारी पॉलिटिक्स, और हर BJP का मेंबर RSS का भी मेंबर होता है। तो इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत होशियार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ और दूसरे भी हैं अभी, और जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके साथ भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें। ये एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर RSS का हमला है। सबसे ज़्यादा टीम टूरिज्म करने के लिए तो जाता नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में तभी जाया जाता है जब एक प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर तक हमारे पास प्रोसीजर है, और हम इसीलिए अपने ज़्यादातर केसेस में कामयाब भी होते हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाते। उससे मेरी तो बहुत वाहवाही हो सकती है, मेरी ज़ाती, और जो संगठन एकदम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उनकी बड़े 10, 15, 20 दिन के लिए बहुत तारीफ़ होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ डायरेक्ट जाया जाए। पहले उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करके मटेरियल तैयार करना पड़ता है। नीचे से 3 टायर सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। भीड़ मसला तो जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है बगैर सबूतों के, बगैर सबूत इकट्ठे किए। तो आप तो बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट भेजती है। सबूत हम साक्ष्य लाए हैं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करेगी तो हम अदालत के माध्यम से उसे बाध्य करेंगे कि ये साक्ष्य भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए। ये काम नहीं होते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे केसेस हमारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जाके एकदम निरस्त हो जाते हैं। वो मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और भी करे। लेकिन आपने अमित शाह जी की बात करी तो अमित शाह जी ने उसी के लिए बोला है कि दंगइयों को उल्टा लटका देंगे। तो मैं ये उल्टा लटकाने के लिए तो कह रहा हूँ ना, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल तुरंत जाके, पूरे देश को पता है वो किसको दंगाई कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना उनको पता नहीं है। नीतीश कुमार जी की बुराई कर रहे हैं वो कि यहाँ दंगाई ऐसे करते हैं, हमारी सरकार लाओ तो हम उल्टा लटकाएंगे। उल्टा लटकाने का कौन सी कानून की प्रधान बजरंग दल को कैसे आतंकवादी संगठन कह सकते हैं? वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। वो उनका राष्ट्र जो है ना, मैंने अभी साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जी का आपको जो एग्जाम्पल दिया, उनका राष्ट्र का नाम है आर्यव्रत, हिंदू राष्ट्र। वो उसके वफादार हैं और भारत के वो दुश्मन हैं, भारत के वो कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन है जो भारत के संविधान रचयिता है। उनका राष्ट्र कोई और है। सर मैं यहाँ ये कहना, उन्होंने 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कि आखिर जिस आर्यव्रत की वो बात करते हैं भारत में रहकर, ये उनका पागलपन है, मानसिक संकीर्णता है कि वो रहते भारतवर्ष में और बात आर्यव्रत की करते हैं। तो भारत सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उससे वो बाहर क्यों बच जाते हैं हर बार? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो अभी हम एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या, सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। अभी मेरे साथी आपको बताएंगे उसके बारे में 14 तारीख को, क्योंकि जुडिशरी पे भी प्रेशर है। वो प्रेशर जनता का काम है उसको निकालना। ये मानसिक रूप से रोगी नहीं है, ये आतंकवादी हैं।
ये बहुत ही कोल्ड कैलकुलेटेड प्लानिंग से आगे चल रहे हैं। इनको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहना या इनको बेवकूफ़ कहना बिल्कुल नासमझी की बात है। ये पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान और चाइना से मदद लेके, आपने देखा ना मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन किस तरीके से देश की इकोनॉमी को अडानी जैसे लूट रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को। तो उसमें साथ कौन दे रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी। तो बिहार समेत बाकी और राज्यों में जो दंगा है, इससे पहले जो दंगे हुए हैं, जहांगीरपुरी का हो या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हुआ, क्या ये एक ही कड़ी है, सीरीज है जो चली आ रही है? बिल्कुल। चाइना या दूसरी और कंट्री से इन्फ्लुएंस हो करके, मदद लेकर के, वित्तीय सहायता लेकर के यहाँ कराया जा रहा है कि राजनीति को पोलराइज करने के लिए। वही जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की जो इन्वेस्टिगेटिंग की जो चार्जशीट है, मैंने इसीलिए हेमंत करकरे साहब का नाम लिया है। उनसे बड़ा देशभक्त तो नहीं था ना उस टाइम में कोई भी, उनसे बड़ा ईमानदार आदमी तो नहीं था ना कोई भी। उस केस में भी पहला झूठा मुसलमानों को फंसाया गया था, उस केस में भी। ये तो करकरे साहब आए, उन्होंने असली इन्वेस्टिगेशन की और ये सारे राज दुनिया के सामने खोले। उसमें तटीय सुरक्षा और बंदरगाह भी क्या इसी में आ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है 100% अडानी साहब जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए 20,000 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट हुए नहीं बता रहे हैं। इसीलिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि जो ड्रग्स इन्हीं के पोर्ट से क्यों मिलती हैं सारी। सर जो अभी देखिए एयरपोर्ट्स पे क्या नया काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी जो सुरक्षा है ना, वो डायल करके वो कस्टम अधिकारियों को एयरपोर्ट में फ्रीली घूमने से मना करती है, वो अडानी जी की। इसमें सरकार को कहां तक हम उसकी साझेदारी मानेंगे? 100%। अडानी और मोदी एक साथ हैं? बिल्कुल, अडानी और अमित शाह जी की मदद के बगैर, मोदी जी और अमित शाह जी की मदद के बगैर अडानी जैसा क्रिमिनल कोई काम नहीं कर सकता है। वो तो सरकार की मदद है राहुल उसकी। गांधी के वो सवाल और उनके ऊपर जो कुछ किया जा रहा है जुल्म, ये फिर सभी कुछ सही जा रही है, जिस पक्ष में जा रहा है? बिल्कुल 100% जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वो देशद्रोही है। अडानी के खिलाफ बोलना इस वक्त देश का हर एक नागरिक का फर्ज है। हमारे देश का राष्ट्रभक्ति का धर्म यही है कि अडानी जैसे आदमी को एक्सपोज किया जाए, उसके चाइना से कनेक्शन एक्सपोज किए जाएं, उसने कैसे हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है, ये मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलके कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन। सर पीसी बिहार वायलेंस पे था, दूसरी मुद्दों पे सवाल हो जाए जी कि आपने कहा अमित शाह जी गए बिहार, तो वहाँ पर जा करके लोगों को शायद जितने भ्रष्ट अधिकारी थे वो मिल गए, आपने कहा। लेकिन बिहार का सीएम नीतीश कुमार है, अमित शाह नहीं है। वहाँ की पुलिस किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? नीतीश कुमार की। आपकी बातों से लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। उनको जवाबदेही नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। जवाबदेही है ना उनको, उनकी तो जवाबदेही बनती है ना, क्योंकि मदरसे जलाए गए हैं, कुरान जलाया गया है, या एक समुदाय का भावना आहत हुई है, तो कम से कम जवाबदेही तो बनता है। वहाँ पर जाते, वहाँ पर गए तक नहीं है, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी से खुश कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है ना, पहला काम हमारा क्या है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारी तो कोई राजनीति से मतलब नहीं है। पहली कोशिश मेरी क्या है कि मैं नीतीश कुमार जी को बचाऊं, क्योंकि वो मोदी जी और इस आरएसएस संगठन के खिलाफ हैं। क्यों सर? चाहते तो 1 घंटे में कंट्रोल कर सकते थे हिंसा को। सीएम है, बिहार का सीएम है, जो सेक्युलर स्टेट माना जाता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक हमारा फ़र्ज़ है जो हम निभा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनके अफसर जो हैं उनके चारों तरफ, वो उनको गुमराह कर रहे हैं, उनसे ऐसा काम करा रहे हैं जो उनके ही खिलाफ जाएगा। अगर वो नहीं समझते तो हम तो दिल्ली में ये काम कर रहे हैं ना, पुलिस ऑफिसर और सरकारी अफसर और अमित शाह जी के खिलाफ खुद हमने मुकदमा कर रखा है दिल्ली दंगों का, कपिल मिश्रा के खिलाफ, नंदकिशोर गुर्जर के। तो हम नीतीश कुमार जी का भी नंबर आ जाएगा, फिर हम सच्चाई की राह से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको चेताएं। मैंने कहा है ना, अब उनको सारे सबूत चाहिए तो मेरे पास है, ले लें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करते तो हम इंसाफ के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। हम फिर नीतीश कुमार जी के अफसरों को भी और खुद नीतीश कुमार जी का भी नंबर आएगा इस केस में, अगर वो अब भी चेतते नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार की पुलिस नीतीश कुमार की ना सुन करके अमित शाह की सुन। कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, जो उनके कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, मैं सबूत इकट्ठे करके लाया हूँ। और उनके चारों तरफ जो है ना, जो उनके एकदम नेक्स्ट डोर जो लोग हैं, उनके भी सबूत मेरे पास आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके हाईएस्ट ऑफिसर को फ़ोन करके जब वहाँ हो रहा था बताया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे जाफरी साहब थे ना वो गुजरात में, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी, यहाँ अहमद पटेल साहब को दिल्ली में सबको फ़ोन करके बोला था, लेकिन वो नहीं रुका था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है, मैं सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं आराम से
मेरा पहला कर्तव्य, मैं कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो मना करूँगा, मैं बिल्कुल पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की मदद हो, और जो असली मुजरिम है, जो उनको धोखा दे के या उनको बरगला के या उनको गलत रास्ते पे ले जाके ये काम करा रहे हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। सरकार चली जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो हम सब लोग भी चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। हम तो दिल से, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता जहाँ पर हूँ, तमाम लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं। सर, यही दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, अगर वहाँ पर बिहार जैसा हिंसा अगर होता, जिस तरीके से मदरसा जलाया गया, मस्जिदों को तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह कुरान जलाया गया है, तो ये जितने सेकुलर नाम, यहाँ सेकुलर पार्टियाँ जिनका नाम ले रहे हैं आप, इनके पेट में उबाल आ जाता है, दर्द होने लगता है, और ये लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अभी खामोशी इख्तियार किए हुए, अभी खामोश, तो क्या दर्शाता है ये बताइए। भरोसा किस पर करे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, कहीं मुसलमान जलाया जाता है, कहीं उनकी हदीसों कुरान को जलाया जाता है। मुसलमान ही नहीं, SC ST OBC दूसरे माइनॉरिटी के लोग अपनी लीडरशिप जितनी जल्दी बदलेंगे उतने ज़्यादा भरोसेमंद लोग आएंगे। ये मैं एक बार नहीं 20 बार कह चुका हूँ। लेकिन जो आज के हालात हैं उसमें हमें किसी प्रकार से जो देश को ख़त्म करने के लिए एक साजिश चल रही है उसको रोकना है, साथ के साथ इंसाफ की लड़ाई भी लड़नी है। दोनों में से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे हम, देश को ख़त्म करने के लिए नहीं। मुसलमानों से ज़्यादा वो देश के दुश्मन है, आप समझ लीजिए इस बात को। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, मुसलमान सिर्फ निशाना है, असली उनका हमला जो है ना मनुस्मृति लागू करने का। मनुस्मृति में किसका नुकसान होगा वो बता दीजिए आप मुझे, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? शुरू से तो मुसलमानों का नुकसान होता हुआ आया है। मनुस्मृति से किसका? इसके लिए तो मनुस्मृति आज तक इतनी मजबूत है, इसके लिए तो जो हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स रहे 800 साल तक, वो भी जिम्मेदार है ना, एक फरमान से ख़त्म कर देते। मनुस्मृति सबसे बड़ी दुश्मन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की। तो मनुस्मृति की जो मानसिकता है वो उसकी दुश्मन है। तो मुसलमान तो एक बहाना बने हुए ना। अच्छा, पाकिस्तान भी इसलिए बनवाया था कि मुसलमानों को बहाना बना के मनुस्मृति लागू कराई जाए, हिंदू राष्ट्र बना जाए। 2025 का मिशन क्या है उनका? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति लागू कराने में। मुसलमान तो सिर्फ 15% है ना, उनका पेट सिर्फ 15% की सारी प्रॉपर्टी भर लेने से नहीं भरता। उनका पेट जब भरता है कि उनके अलावा सब उनके गुलाम हो, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, किसी के पास कोई हक ना हो। मनुवादी मानसिकता का पेट तभी भरता है। तो 15% का सब कुछ भी लेके उनकी तो दाढ़ भी गर्म नहीं होगी। आप समझिए असली साजिश को। असली निशाना शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, OBC हैं। मुसलमान तो एक रास्ता है, बहाना है, क्योंकि इसकी वजह से वो सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको बरगला सकते हैं। आज एक ऐसे जो तंत्र में फंसा दिया ना पॉलिटिकल, कि कोई भी जो पार्टी RSS और उसके खिलाफ है वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है, सच नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए तो सबका ये हाल हो रहा है। साउथ में देखिए आप, जो साउथ में आप इनको देखिए, स्टालिन साहब को, वो कामयाब है ना। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे है। वो बिल्कुल इनको वो सीधा बोल रहे हैं, हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, गेट आउट। उन्होंने NSA लगाई। ये जो मनुवादी मानसिकता का RSS का एक जो आतंकवादी था, उन्होंने ही NSA लगाई ना, किसी और ने तो NSA नहीं लगाई। नीतीश कुमार जी को आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं करेंगे उनका खुद का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इन सब के खिलाफ सबूत मैं दूंगा। अब तो मैं इतने सबूत एक दिन में ले आया हूँ, मैं वहाँ 10 दिन जाके बैठूंगा, 1 महीना जाके बैठूंगा, सारे सबूत बिहार में से दे दूंगा। नीतीश और तेजस्वी का वहाँ पर ना पहुँचना, जहाँ पर मुसलमानों के साथ हुआ घटनाएं हुई, जहाँ मस्जिद जलाएगा, हदीसें जलाएगी, कहीं ऐसा नहीं कि एक जो मेजॉरिटी तबका है हिंदू, इसको कहीं नाखुश ना कर दे, इसलिए ना जाए? मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू कौन है? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो समझने की बात है। हिंदू किसे मानते हैं? मनुवादी मानसिकता के लोग, सिर्फ अपने सो कॉल्ड अपर कास्ट को। बाकी सब तो शूद्र और अवर्ण है ना। यही तो समझा रहे हैं। कोई ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये मनुवाद वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। और मनुवाद का असली लड़ाई किससे है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। ये अलग बात है कि उनका निशाना, मनुवाद का निशाना मुसलमानों के लिए इसलिए कि इसको वो अच्छी तरह से ट्विस्ट करके बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी सब लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं, झूठी अपनी धोखाधड़ी से, फ्रॉड से। असली नुकसान तो नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए ये कह रही है कि रामनवमी पर जो भी हुआ, आप उदाहरण योगी जी का देख सकते हैं कि राम राज चल रहा है, अब तो सभी को सबूत मिल गया। नहीं, सबूत तो मैं दूंगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। योगी जी के खिलाफ जो उनके अफसर हैं उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। पर यहाँ तो नीतीश कुमार जी है ना, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। जो जहांगीरपुरी में हुआ वही तो बिहार शरीफ में हुआ है, उसके सारे सबूत मौजूद हैं। जहांगीरपुरी का भी इस बार क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि हमने वो आतंकवाद की घटना की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों समेत नाम लिख के करा रखी है ना कंप्लेंट, उसके बाद ही तो इन्होंने इस बार ठीक किया है। तो आज तक ना दिल्ली दंगों के केसेस, आप आके मेरे साथ स्टडी कीजिए कोई भी, मैं आपको दावत देता हूँ, उसमें ये साजिश शामिल साबित हो रही है ना कि पुलिस के अधिकारी मिले हुए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो कंप्लेंट्स थी वो लिए ही नहीं गई, झूठी कंप्लेंट्स भी थी जो दूसरे पक्ष से दी गई थी, उसको सच्चा बना के पेश किया गया। खुद मुसलमानों को मारने के लिए जो मुसलमानों को ही मुलजिम बना दिया गया। ये जो पुलिस की कार्रवाई है, यही तो मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूँ, ईमानदार अफसर भेजिए, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आरएसएस बीजेपी वाले आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएंगे, फिर हम इनके चाइना और पाकिस्तान से लिंक जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कराएं यूएपीए चुनाव की। आयोग जब भी चुनाव नियुक्त करता है उससे पहले सारे वोटर ढूंढ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ है। ऐसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से या राज्य की सरकार से ही छुपा है कि कहाँ पर कौन से घर हैं? घरों को चिन्हित कर करके जलाया जा रहा है, तो उसमें द्वेष दिखाई दे रहा साफ तौर पर। अभी से राज्य की सरकार या केंद्र सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे क्यों जिम्मेदारी लेने से बच रहा है? लॉजिकली चले हम, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किसको होने वाला है? लॉजिकल तो यही है ना, कोई व्यक्ति खुद अपना नुकसान क्यों करेगा, कोई पार्टी खुद अपना नुकसान क्यों करेगी? तब तक नहीं करेगी जब तक उसके चारों तरफ पैसे से खरीदे हुए या आइडियोलॉजी से खरीदे हुए या डराए हुए लोग प्लांट करके लीडर को मिसगाइड नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का हो रहा है और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का हो रहा है इस वक्त बिहार में जो ये हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के पक्ष में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसमें ये साफ निकल के आएगा कि ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ मिलके ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको नजर आएगा ना कि क्या है हिंदू राष्ट्र, तब उसके बाद एक ही इन्वेस्टिगेशन से पूरा देश जो है साफ हो जाएगा, संविधान बच जाएगा, देश बच जाएगा। अब इसका सबसे ज़्यादा फायदा नुकसान किसको होगा? ये नीतीश कुमार जी और बाकी लोगों को छोड़ना है। मिलियट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।